सीबीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से आज हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। फिर से इसकी ये 5वीं क्लास है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि नेपोलियन की हार के बाद 1815 में 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा जिन राजतंत्रों को उखाड़ फेंका गया था उन राजतंत्रों को या उन रूढ़िवादी राजतंत्रों को फिर से रिस्टोर करना, फिर से कायम करना इनका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? ट्रीटी ऑफ वियना की। कब हुई थी ये? 1815 में। ये जो कंजर्वेटिव रेजिमेज यानी कि जो रूढ़िवादी राजतंत्र फिर से आया, जो रूढ़िवादी राजतंत्रों की जो कंजर्वेटिव रेजिमेज थी, ये ऑटोक्रेटिक थी, निरंकुश थी। इस पर कोई उंगली उठा दे, इनकी कार्यशैली पर कोई आपत्ति जता दे, इनको बर्दाश्त नहीं था। इनको लोगों की क्रिटिसिज्म, आलोचना, डिसेंट, असहमति बर्दाश्त नहीं थी। जो लोग ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, निरंकुश सरकार की लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन करते, उनको इनके द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता। नतीजा ये हुआ कि इन कंजर्वेटिव राजतंत्र वालों ने न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स में यदि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित बातों को छापा जाता, उसकी आजादी से संबंधित बातों को छापा जाता, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने क्या किया? सेंसरशिप लॉज बनाए। सेंसरशिप लॉज का मतलब नियंत्रण का कानून बनाया और ऐसी कोई भी चीजें नहीं छपने देते जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लिबर्टी से एसोसिएट करती थी। इसके बाद जो भी लिबरल नेशनलिस्ट मतलब स्वतंत्रता का ख्याल रखने वाले क्रांतिकारी, या यूं कहो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी लोग, सभी अंडरग्राउंड हो गए और सीक्रेट सोसाइटीज का हिस्सा बनने लगे। अब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, जिस टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। 1830 से लेकर के 1848 तक के बीच में ये जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन था, क्रांति का युग था, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बीच में क्या हुआ। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। पीछे वाले को आपको इस टॉपिक से भी लिंक करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे यूरोप की चर्चा हो रही है, तो हर टॉपिक पर या कुछ देर पर देश का नाम चेंज होता रहता है। तो पिछले टॉपिक को आपको ध्यान में रखना होगा और अभी जो पढ़ रहे हैं उससे लिंक करने की कोशिश करनी होगी। जहां तक संभव होगा हम लिंक करवा देंगे। ठीक है। एज कंजर्वेटिव रेजिमेज ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, liberalism and nationalism came to be increasing associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and Germany states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. अब जैसे जैसे कंजर्वेटिव रेजिमेज का मतलब उन सरकारी राजतंत्रों से है जो लोग 1815 के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फिर से मोनार्की जो आ गया था, उन लोगों से जुड़ा हुआ बात है ये। तो कंजर्वेटिव रेजिमेज का मतलब कि जो फिर से राजतंत्र 1815 में आ गया था, उससे जो जुड़े हुए जो शासन के लोग थे वो थे क्या? कंजर्वेटिव रेजिमेज। और कंजर्वेटिव रेजिमेज के बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना था कि ये लोग पुरानी विचारधारा के थे। उनका मानना था जो जैसे राजतंत्र है वैसे चल रहा है, चलने दो, वही अच्छा है। ठीक है। तो ये जो 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रेजिमेज आई, इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए क्या किया? कोशिश करी। जब ये आए 1815 में, तो इन्होंने क्या कोशिश करी? कंजर्वेटिव रेजिमेज ने कोशिश करी कि उनकी पावर जो है, उनकी जो मजबूती वाली जो शासन है वो बरकरार रहे। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंग एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप, सच एज द इटालियन एंड जर्मनी स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। अब यहां पर इस चारों लाइन को आप ढंग से समझ लो। तो जैसे जैसे ये जो कंजर्वेटिव रेजिमेज ने अपनी पावर बनाए रखने के लिए, अपनी ताकत बनाए रखने के लिए इन्होंने कोशिश जारी रखा। कोई भी लोग कुछ भी बोलते, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जाना, ये सेंसरशिप लॉज बना दिया था, उनको पनिश किया जाता। तो एक तरफ क्या हो रहा था कि ये कंजर्वेटिव रेजिमेज अपनी पावर को बनाए रखने के लिए कोशिशें कर रही थी, तो दूसरी तरफ लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का ख्याल लोगों में बढ़ता जा रहा था। लोगों को सताओगे तो अंदर ही अंदर तो वो घुटते रहेंगे ना। तो एक तरफ राजा लोग जो है, जो नए नए राजा लोग आए थे, कंजर्वेटिव राजा लोग जो आए थे 1815 के बाद, ये लोग अपनी पावर बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। तो दूसरी तरफ लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का जो भाव है वो लोगों में उभरता जा रहा था, और ये जो है वो धीरे धीरे क्रांति का रूप लेता जा रहा था। ठीक है। क्रांति की यूं कहो कि बीज बोई जा रही थी। जैसे जैसे वो अपना पावर लगाते, अपनी पावर को बचाए रखने के लिए नियम कायदा बनाते, इधर रिवॉल्यूशन में हिस्सा लेने वालों की, लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जाती। ठीक है। तो
एक तरफ पावर को मजबूत रखने की बात थी, कंजर्वेटिव रेजिम सोच रही थी, तो दूसरी तरफ लोग जो है वो लिबरलिज्म को नेशनलिज्म की भावना से प्रेरित हो रहे थे। लिबरलिज्म की और नेशनलिज्म की भावना से क्या हो रहे थे, प्रेरित हो रहे थे। जैसे कि कहाँ ये जो रिवॉल्यूशन जो है, लिबरलिज्म भावनाओं से जो रिलेटेड रिवॉल्यूशन है, उसकी भावना कहाँ पनप रही थी, इटालियन, जर्मन स्टेट्स की प्रोविंसेस, ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, इन सब जगहों पर जो है वो क्या हो रही थी, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की भावना जो है वो बढ़ रही थी, तेज हो रही थी। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव रेजिम जो है वो अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे इटालियन, जर्मन स्टेट्स, ओटोमन एम्पायर की प्रोविंसेस, इन सब में जो है वो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की जो क्रांति है वो धीरे धीरे जोड़ पकड़ रही थी। ये सब चीजें आपस में जुड़ रही थी। एक तरफ वो पावर बनाने की सोच रहे थे और लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले क्लास में आप लोगों ने जाना कि वो लोग सीक्रेट सोसाइटीज का हिस्सा बन रहे थे, और सीक्रेट सोसाइटीज का हिस्सा बनने का मतलब कि देश की आजादी के लिए लड़ो, क्रांति में हिस्सा ले सकते हो, तभी आप सीक्रेट सोसाइटीज के क्या बनोगे, मेंबर बनोगे। कोई दिक्कत नहीं आती समझने में। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. तो ये जो रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, ये जो क्रांति से जुड़े लोग, क्रांति से जो लोग जुड़ रहे थे या क्रांति की जो लोग चेष्टा कर रहे थे, ये इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लिबरल नेशनलिस्ट कर रहे थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट का मतलब, लिबरल मतलब उदारवादी सोच वाले, नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी लोग। तो आजादी का ख्याल रखने वाले या आजादी चाहने वाले जो क्रांतिकारी लोग हैं, उनको क्या कहा गया था, लिबरल नेशनलिस्ट कहा गया था। तो ये जो इस तरह की क्रांति को हवा देने का काम कौन कर रहा था, कौन लीड कर रहा था इसको, लिबरल नेशनलिस्ट कर रहे थे। और इसमें जो है, इस लिबरल नेशनलिस्ट के लोगों में कौन कौन शामिल थे, मिडिल क्लास एलाइट। एलाइट का हिंदी होता है अभिजात वर्ग। अभिजात को आप समझ लो कि शक्ति, पावर, धन, वेल्थ और इंटेलिजेंस की दृष्टि से जो लोग अच्छे माने जाते हैं, इस कैटेगरी में जो लोग शामिल होते हैं उनको एलाइट कहा जाता है। आई बात समझ में? तो इन रिवॉल्यूशंस को लीड करने का काम कौन कर रहा था, लिबरल नेशनलिस्ट कर रहे थे, जो कि किससे बिलोंग करते थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट वर्ग से बिलोंग करते थे। इसमें जो है वो प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस के क्या थे, मेंबर्स थे, इसके लोग थे। आई बात समझ में? तो इस पहला पैराग्राफ में आपको समझने की जरूरत है कि एक तरफ राजा जो है वो अपनी नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहा था, निरंकुश थे ना, कोई उंगली उठाता तो बर्दाश्त नहीं। तो एक तरफ राजा जो है वो कोशिश कर रहे थे, राजतंत्र के लोग, जो निरंकुश राजतंत्र के जो लोग थे वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी पावर बनी रहे। तो दूसरी तरफ जो लोग पावर से आहत थे, जो दुखी थे, इस तरह के नियम कायदे से दुखी थे, उनको आजादी जैसा भाव महसूस नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था कि वो राजा के शासन में घुट रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे थे, अंदर ही अंदर रिवॉल्यूशन की चेष्टा कर रहे थे। रिवॉल्यूशन की चेष्टा कर रहे थे। इन लोगों के मन में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की भावना जो है वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे पनप रही थी। तो ये रिवॉल्यूशन पनपा, क्रांति भी हुई, और इन क्रांति में जो लोग शामिल थे वो कौन थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट वर्ग से बिलोंग करते थे। इसमें प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस के मेंबर लोग भी शामिल थे। द फर्स्ट अपवीवल, 1815 के बाद जो पहला विद्रोह हुआ वो क्या हुआ, द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. तो जो पहला विद्रोह हुआ 1815 के बाद, जो पहला विद्रोह हुआ वो फ्रांस में ही हुआ, जुलाई में ही हुआ। जुलाई में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1789 में। दूसरा विद्रोह फिर जुलाई 1830 में हुआ, नेपोलियन के बाद। ठीक है, जो बर्बन किंग, जिसको नेपोलियन के मरने के बाद, नेपोलियन के हराने के बाद, मरा तो वो 1821 में था। ठीक है, तो बर्बन किंग्स को जो फिर से वापस पुराने सत्ता में वो लौट चुका था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया गया था, बर्बन फैमिली को फिर से उसकी सत्ता जो है वो, फ्रांस की सत्ता जो है वो उसे लौटा दी गई थी, है ना। कंजर्वेटिव रेजिम फिर से आ गया था 1815 में। इसको फिर उखाड़ फेंका किसने, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने।
स्वतंत्रता का ख्याल रखने वाले क्रांतिकारियों ने इनको फिर से उखाड़ कर फेंक दिया। बर्बन डायनेस्टी को फिर से क्या किया, उखाड़ कर फेंक दिया और लुई फिलिपी को हेड बनाया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाकर रख दी। आई बात समझ में। तो पहला विद्रोह कब हुआ, फिर से 1815 के बाद 1830 में जुलाई में हुआ। जो बर्बन किंग्स थे, जिनको 1815 की प्रतिक्रिया के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फिर से उनकी सत्ता उनको लौटा दी गई थी, इनको उखाड़ फेंकने का काम फिर से किसने किया, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने किया। और इन लोगों ने लिबरल रिवॉल्यूशनरीज लोगों ने क्या किया कि फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए और लुई फिलिपी को इसका अध्यक्ष बना दिया, हेड बना दिया। मेटरनिख ने एक बार कहा था, मेटरनिख कौन था, ऑस्ट्रियन चांसलर था, है ना, ऑस्ट्रियन चांसलर था वो, ड्यूक मेटरनिख। मेटरनिख ने एक बार कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मेटरनिख ने कहा था कि अगर फ्रांस छींकता है, उसको छींक आती है, खांसी होता है, तो पूरे यूरोप में क्या पकड़ लेती है, सर्दी पकड़ लेती है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि अगर कोई चीज फ्रांस में शुरू हुआ है तो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ये कहने का मतलब था। तो एक बार मेटरनिख ने कहा था कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या लगती है, सर्द लगती है। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from United Kingdom of the Netherlands। तो जुलाई जो रिवॉल्यूशन हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन कौन सा, 1830 वाला, 1830 वाला। तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो हुआ, ये किसने क्या किया कि ब्रुसेल में भी इसने क्या किया, आंदोलन भड़का दिया। ब्रुसेल में इसने क्या किया, ब्रुसेल जो है वो कहां की राजधानी है, बेल्जियम की, याद रखना। तो जुलाई रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में भी इसने विद्रोह भड़काने का काम किया और इसका नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से क्या हो गया, अलग हो गया। लड़ाई लड़ी और ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से बेल्जियम जो है वो अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, ये कहां से प्रेरित हुआ था, तो जुलाई रिवॉल्यूशन से ये लोग प्रेरित हुए थे। बात समझ रहा है ना, मतलब क्या कहा था मेटरनिख ने कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्द लगती है, कहा था ना। तो उसका एक असर सबसे पहले कहां देखने को मिला जुलाई रिवॉल्यूशन का, बेल्जियम जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से। आई बात समझ में। अब फिर आगे देखो, आगे के यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greek which began in 1821। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। तो ये जो इवेंट हुआ, एन इवेंट, एक घटना ने क्या किया कि जो लोग पूरे यूरोप में जो अभिजात वर्ग के लोग थे, अभिजात मैंने बताया ना कि अभिजात वर्ग कौन होता है कि शक्ति, धन और बुद्धि की दृष्टि से ये श्रेष्ठ समझा जाने वाला क्या होता है, ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो एक घटना ने जिसने राष्ट्रीय फीलिंग्स, नेशनलिस्ट फीलिंग का लोगों के मन के अंदर संचार कर दिया। एक घटना हुई, जैसे कहीं घटना होती है और कुछ अच्छा हो जाता है तो दूसरे सारे लोग प्रेरित होते हैं ना। तो एक घटना ने जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग्स की भावना का लोगों के दिल में संचार कर दिया, एजुकेटेड एलाइट वर्ग के लोगों के दिल में नेशनलिस्ट भावना का क्या किया, एक घटना ने जो संचार कर दिया लोगों के मन में, एलाइट वर्ग के लोगों में, अभिजात वर्ग के लोगों में जो नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई, वो घटना का क्या नाम था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से क्या हुआ कि लोगों के मन में, खास करके एजुकेटेड एलाइट, पूरे यूरोप के जो एजुकेटेड एलाइट वर्ग के जो लोग थे, इनके मन के अंदर जो है वो क्या हुआ, नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई। इस घटना का क्या नाम था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से पूरे यूरोप के एजुकेटेड एलाइट वर्ग के लोगों के बीच जो है वो राष्ट्रीय भावना जो है वो संचार हो गया था। ग्रीस जो है वो ओटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से पार्ट रहा था। ग्रीस का कब से पार्ट था, ओटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से। अब जरा सा ओटोमन एम्पायर समझ लो आप। ओटोमन एम्पायर का स्थापना
1299 में हुआ था, ठीक है, और ये चला 1922-23 तक। 1922-23 तक जो है वो ओटोमन एम्पायर का शासन रहा, रेजिमे रहा। ओस्मान फर्स्ट, ये नाम याद रखना, ओस्मान फर्स्ट जो है या ओस्मान गाजी, ये दोनों ही नाम एक ही आदमी का है। ओस्मान फर्स्ट और ओस्मान गाजी जो है वो इसके फाउंडर थे, ओटोमन डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और ओटोमन एम्पायर को जो है वो ओटोमन बेलिक या एमिरेट के नाम से भी पहले जाना जाता था। शुरुआती नाम इसका यही था, बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, ओटोमन एम्पायर पड़ गया। तो वह इवेंट, कौन सा इवेंट, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी वजह से जो है वो पूरे यूरोप के जो एजुकेटेड एलाइट वर्ग के लोग थे उनमें क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ, संचार हुआ, ठीक है। ग्रीस जो है वो 15वीं सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। तो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की जो प्रगति यूरोप में हो रही थी, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर लोग जो क्रांति की बात कर रहे थे, तो इसकी जो प्रगति हो रही थी, ये बात जो है, ये भावना जो तुल पकड़ रहा था, उसने क्या करी, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है ग्रीक लोगों के मध्य जो है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की भावना क्या करा दी, जागृत करा दी। लोगों के मन में 1821 में आ गया, ग्रीक के लोगों के मन में आ गया कि भाई साहब हमको जो है वो ओटोमन एम्पायर से क्या होना है, अब अलग होना है। ओटोमन एम्पायर से क्या होना है, अलग होना है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। तो जो ग्रीस के जो नेशनलिस्ट हैं, यहां ध्यान से समझने की जरूरत है आपको कि ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे। राष्ट्रवादी विचारधारा के मतलब क्या, कि जो लोग चाहते हैं कि जाति, लैंग्वेज, कल्चर के आधार पर उनका एक अलग कंट्री हो, उसको राष्ट्रवादी कहते हैं। तो नेशनलिस्ट, जो ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे, उनको सपोर्ट मिला जब उनके दिमाग में 1821 में आया, है ना, कि भाई साहब हमको भी क्या होना है, ओटोमन एम्पायर से अलग होना है। तो जो लोग नेशनलिस्ट थे उनको ग्रीस से सपोर्ट भी मिला। जो ग्रीक के लोग जो हैं, ग्रीस के जो लोग थे, ग्रीक्स थे, जो लोग जंगलों में बिता रहे थे, और फिर वेस्ट यूरोपियंस जिनको एंशिएंट ग्रीक कल्चर के प्रति सिंपैथी थी, पुराने संस्कृति से उनको लगाव था, इन लोगों ने मिलकर किसको सपोर्ट किया, नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया। या यूं कह लो कि जो लोग चाहते थे कि ग्रीस को आजादी मिल जाए, जो लोग चाहते थे कि ओटोमन एम्पायर से इनको क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, ये आजाद हो जाए, इन नेशनलिस्ट को ग्रीक जो लोग एग्जाइल में रह रहे थे, देश से निकाले या जंगलों में रह रहे थे, या वेस्ट यूरोपियंस जिनको ग्रीक कल्चर के प्रति सिंपैथी थी, इन लोगों का क्या मिला, इनको सपोर्ट मिला। Poets and artists lauded Greece as a cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. तो जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ग्रीस की खूब प्रशंसा करी, अपने देश का गुणगान किया। इन्होंने अपने देश का गुणगान करेंगे तब ना देशभक्ति जागेगी। तो पोएट्स ने, आर्टिस्ट ने क्या किया, ग्रीस का खूब गुणगान किया, अपने देश की गुणगान करा, और ये बताया कि हमारा जो देश है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना है। जैसे बच्चे को देख रेख करने के लिए पालना में डाला जाता है ताकि वो गिरे भी नहीं और झूलता भी रहे, उसी तरीके से जो पोएट्स और आर्टिस्ट ने क्या किया, ग्रीस की क्या करी, प्रशंसा करनी शुरू करी। और उन्होंने बताया कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना है वो कौन है, ग्रीस है। ग्रीस क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना है। इन पोएट्स ने, आर्टिस्ट ने क्या किया, मोबिलाइज करने का काम किया। मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है लोगों की सहमति जुटाना, जनमत जुटाना। तो पोएट्स और आर्टिस्ट ने क्या किया, ग्रीस को सबसे पहले यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना बताया और जनमत जुटाया, लोगों का सपोर्ट हासिल किया, है ना, कि लोगों का सपोर्ट हासिल किया कि भाई साहब ओटोमन एम्पायर के खिलाफ क्या करना है, हमें लड़ाई लड़नी है, हमें क्या होना है, ओटोमन जो एक मुस्लिम एम्पायर है उससे हमें क्या होना है, अलग होना है। तो पोएट्स ने, आर्टिस्ट ने क्या करी, प्रशंसा करी। किसकी प्रशंसा करी, ग्रीस की प्रशंसा करी, और ग्रीस को क्या बताया, यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना बताया। और इन लोगों ने, पोएट्स और आर्टिस्ट ने क्या किया, लोगों को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए जो है कि भाई आप सपोर्ट कीजिए, हमें मुस्लिम एम्पायर से क्या करना है, लड़ना है, उसे संघर्ष करना है, उससे अलग होना है। पोएट्स ने और आर्टिस्ट ने देश की प्रशंसा करके उन लोगों का जनमत जो है वो अपनी तरफ मिलाया, उन लोगों को अपने नेशनलिस्ट भावना से क्या किया, प्रेरित किया, उनको अपने साथ मिलाया। The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, after war, the Treaty of Constantinople of 1832
recognize Greece as an independent nation। एक एग्जाम्पल दिया गया है इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन का। इन्होंने फंड्स इकट्ठा किए, युद्ध में पैसा भी खर्चा होता है, तो इन लॉर्ड बायरन ने क्या किया, इंग्लिश पोएट थे ये, लॉर्ड बायरन ने क्या किया, इन्होंने फंड इकट्ठा किया, और जब फंड इकट्ठा किया ही इसके अलावा वो युद्ध में लड़ने भी गए, जहां पर उनकी मृत्यु बुखार लगने की वजह से 1824 में हो गई। फाइनली जब वॉर खत्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1832 में, और इस ट्रीटी में जो है वो क्या हुआ, ग्रीस को एक आजाद राष्ट्र की मान्यता मिल गई। अब यहाँ पे गौर करो, जो मेटरनिक ने कहा था कि अगर फ्रांस छींकता है तो उसका असर यूरोप पर पड़ता है, तो फ्रांस में शुरू हुआ क्रांति 1830 में, जो कंजर्वेटिव रेजिमेंस थी उसको हटाया, लुई फिलिपी को हेड बनाकर मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। फिर क्या हुआ, ब्रुसेल जो है वो क्या हुआ, बेल्जियम, यानी कि वो अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से। फिर हम लोगों ने जाना ग्रीस के बाद कि ग्रीस में जो 15th सेंचुरी से जो ग्रीस पार्ट था ओटोमन एम्पायर का, किस तरीके से वहां के लोगों में ये भावना जागृत हुई, नेशनलिस्ट फीलिंग से ही जागृत हुई, नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन से ही जारी हुई, ये भावना जो है वो जागृत हुई, और इन लोगों ने भी क्या करी, लड़ाई लड़ी, और फाइनली 1832 में जो है वो ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में जो है वो उनको क्या मिल गया, ये मान्यता मिल गई कि ये भी क्या है, अब क्या है, फ्री है, आजाद है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अगर फ्रांस में कोई चीज की शुरुआत होती थी उन दिनों, तो किस तरीके से धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलती थी। अभी तो आपके पास 2 ही एग्जाम्पल आया। आगे देखो, द रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग, द रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग। एक चीज आप समझने की कोशिश करो, रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि आपको किसी से मतलब एक रोमानी टाइप, मतलब कि आपको उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं है। जैसे कि एक देशभक्त होता है, सिपाही होता है, तो सिपाही को अपने देश के अलावा और किसी से प्यार ही नहीं होता। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय भावना, एक इमेजिनेशन, एक कल्पना, देशभक्ति की कल्पना, रोमानी मतलब अच्छा सा एक किसी के प्रति दिल लग जाना, है ना, और नेशनलिस्ट फीलिंग मतलब राष्ट्र के प्रति भाव। आप इमेजिन करो कि हम लोग जनगण मन क्यों गाते हैं, भारत को माता क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये सब बातें करने से क्या होता है कि हम सब यूनाइटेड जैसा महसूस करते हैं। हम सब क्या लगता है कि हम लोग एक ही देश के हैं, भारत हमारी माता है, हम सब उन्हीं के संतान हैं, और देश के लिए मर मिटने का क्या आता है, ख्याल आता है। तो किसी भी युद्ध में लोग शामिल हों तो इसके लिए नेशनलिज्म की भावना जो है वो लोगों में जागृत हो, इसके लिए कई पहलू जिम्मेदार होता है। बात समझ में आया? उसमें से एक था रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो उस टॉपिक के अंतर्गत क्या है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट come about only through wars or territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation, and art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. तो जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म थी, राष्ट्रवाद का जो विकास था, वो केवल युद्ध से और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं आया। केवल युद्ध ही कर लिया लोगों ने और अपना एरिया बढ़ा लिया, इससे जो है वो राष्ट्रवाद की भावना नहीं जागृत हो गई दिखा ली। कल्चर, संस्कृति ने भी, कल्चर जो है जैसे कि संस्कृति होता है ना, जैसे कि जो नियम कायदे आप मानते हो, जो युगों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज मानते थे, आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तो जो डेवलपमेंट था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास था, वो केवल युद्ध से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं विकसित हुआ। कल्चर ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशन के आइडिया को बनाने में, राष्ट्र के आइडिया को, राष्ट्र के विचार को शेप देने में जो है वो कल्चर ने भी अहम योगदान निभाया। आर्ट और पोएट्री ने, स्टोरीज ने, म्यूजिक ने, इन सब चीजों ने नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने में क्या करी, मदद करी। नेशनलिस्ट फीलिंग को, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना लोगों में आए, इसमें आर्ट का, पोएट्री का, स्टोरीज का, म्यूजिक का भी क्या रहा, योगदान रहा। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of religion and science and focused instead of emotions, institution and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture past as the basis of the nation. तो चलिए हम लोग रोमांटिसिज्म पर देखते हैं, रोमांटिसिज्म को देखते हैं। रोमांटिसिज्म जो है वो एक कल्चरल मूवमेंट था, सांस्कृतिक आंदोलन था, मतलब देश के प्रति प्यार जगाना, एक क्रांति थी। ठीक है, एक तरह का क्रांति ही था।
तो चलिए हम लोग रोमांटिसिज्म को देखते हैं। एक कल्चरल मूवमेंट था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका एक खास तरह का राष्ट्रीयकृत भावना का विकास करना चाहता था। मतलब सॉरी, ये जो रोमांटिसिज्म था, ये जो कल्चरल मूवमेंट था, इसका उद्देश्य क्या था? इसके जरिए पोएट लोग जो थे या फिर जो भी हैं सिंगर लोग, इन सब का उद्देश्य था कि एक खास तरह की राष्ट्रीयकृत भावना जो है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो है वो लोगों में क्या हो जाए, विकसित हो जाए। रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, ये आमतौर पर जो है वो क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे। जो रीजन और साइंस को जो ग्लोरीफाई करते हैं, ये इन लोगों की क्या करते थे, आलोचना करते थे। और इमोशन पर, इंस्टीट्यूशन पर, मिस्टिकल फीलिंग्स पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया, है ना। इमेजिन करो, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि आपको बताया गया कि सन जो है वो क्या है, आग का गोला, हीलियम का विस्फोट होता रहता है, ब्ला 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 ब्ला। तो आप क्या मानते हो, अरे ये तो चीज है भाई। लेकिन जब आपको कहा जाता है कि नहीं, सूर्य जो है वो एक साक्षात देवता है, तब आप उनको जल चढ़ाने लगते हो, इनफैक्ट कई तरह से पूजने लगते हो। तो रीजन और साइंस को ना फॉलो करते हुए इन लोगों ने क्या किया, आर्टिस्ट और पोएट ने क्या किया, इमोशन पर ज्यादा ध्यान दिया। इमोशनली जो है और मिस्टिकल फीलिंग से, रहस्यमयी भावनाओं से लोगों को बांधने की कोशिश करी। और बांधकर क्या मन में डालने की कोशिश करी, राष्ट्रवाद की भावना डालने की कोशिश करी। इस चीज को आप ऐसे भी समझ लो, एक जो पिक्चर दे रखा है ऊपर में, पहले उसको देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक कैसे ये प्रयास किया जाता था कि लोगों में राष्ट्रीय भावना जो है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जो है वो जागृत हो सके। द मैसेकर एट कियोस, यूजेन डेलाक्रोआ, ठीक है, 1824, ये पिक्चर का नाम है। द मैसेकर कहते हैं कत्लेआम को, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है, इसमें आप गौर से देखो कि सभी लोग उदास पड़े हैं, ठीक है। मैसेकर कहते हैं कत्लेआम को। तो कत्लेआम के बाद जो लोगों की आम जिंदगी में जो दुख पीड़ा आती है, उसको दर्शाने की कोशिश करी गई है। देखो क्या कह रहा है, पहले पिक्चर समझ लो, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रोआ was one of the most important French romantic painters. This huge painting, 4.19 meter into 3.54 meter, depicts an ancient incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by Turks on the island of Chios. एक फ्रेंच पेंटर डेलाक्रोआ ने ये पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। और उन दिनों जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स में इनका नाम आता था। ये जो ह्यूज पेंटिंग है, 4.19 मीटर लंबा और 3.54 मीटर चौड़ा, इतना बड़ा जो ये पेंटिंग है, इसमें एक इंसिडेंट के बारे में दर्शाया गया है, घटना के बारे में दर्शाया गया है। और इस पिक्चर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 20,000 ग्रीक्स को क्या किया गया था, टर्क के द्वारा जो है वो कियोस के आइलैंड पर क्या कर दी गई थी, इनकी कत्लेआम कर दी गई थी। 20,000 लोगों को क्या कर दिया गया था, टर्क के द्वारा जो है वो कियोस के आइलैंड पर मार दिया गया था। बाय ड्रामेटाइजिंग द इंसिडेंट, फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूजिंग विविड कलर्स, डेलाक्रोआ sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathies for the Greeks. अब इस घटना का नाटकीय रूप प्रेजेंट करके और उसमें जो दुख झेल रही औरतें और बच्चे हैं, इनको दिखा करके और भी तरह तरह का कलर इस्तेमाल करके डेलाक्रोआ ने ये चाहा कि वो लोगों से अपील कर सके, लोगों को दिखा सके कि किस तरीके से निरंकुश शासन जो है वो कितना नीचा गिर सकती है और लोगों को कैसे मरने पर, विवश होने पर छोड़ सकती है। ये इसलिए दिखाने का कोशिश किया ताकि राष्ट्र के लोगों के प्रति, जो ग्रीक के लोग जो मारे गए 20,000 लोग, उनके प्रति सिंपैथी जागे और उनके मन में बदले जैसा कुछ भाव आए, ताकि लोग जो है वो नेशनलिस्ट की भावना से प्रेरित हो सके और सब जो है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या करें, कूद पड़े। तो ये इस तरह की पेंटिंग बनाई गई। तो एक तरफ पेंटर ने इस तरह का काम किया, दूसरे तरफ जो है वो आर्टिस्ट और पोएट्स ने क्या किया, रीजन और साइंस को ना बताते हुए उन्होंने इमोशन पर, इंस्टीट्यूशन पर, मिस्टिकल फीलिंग्स पर क्या किया, जोर देना शुरू किया। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। इनका जो प्रयास था, ये जो लोग पोएट्स वगैरह थे, ये जो लोग आर्टिस्ट वगैरह थे, इनका प्रयास था कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज बनाया जाए, साझा सामूहिक विरासत बनाया जाए, एक सबको लगे कि हमारा भी एक तरह से हम लोग क्या है, विरासत के आधार पर हम लोग क्या है, एक हैं। ऐसा कुछ प्रयास करके उन्होंने क्या किया, सबको एक करने की कोशिश करी। उन्होंने इन लोगों ने क्या किया, कॉमन कल्चर पास्ट,
बीता हुआ जो पास्ट का कल्चर है उसको लोगों को बताकर ये कोशिश करी कि सब लोग क्या हो, इकट्ठा हो, और इसी को उन्होंने क्या बना, राष्ट्र का आधार बनाया। आई बात समझ में? तो चलिए आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, आगे हम लोग अगले दिन करेंगे।